दरवाजा खोलो जावियार, अब बस करो। सारी रात जनीरा के रोने और सस्कियों की आवाजें सुनाई देती रहीं। ऐसा लगता था जैसे वो दर्द से मर रही हो। जावियार की सुहाग रात थी, मगर जनीरा के लिए क़यामत से कम न थी। जनीरा खून में लथपथ जावियार के कमरे में लाई गई थी। उसके भाई ने चौधरी इकराम का कत्ल किया था और पंचायत ने इंसाफ के नाम पर इस मासूम को कुर्बानी बनाकर चौधरी के बेटे के हवाले कर दिया था। जावियार की खाला रश्मिला का दिल खौफ से कांप रहा था। वो बार बार दरवाजा खटखटाती रही। आखिरकार दरवाजा खुला तो रश्मिला के मना से चैख निकल गई। ये क्या क्या तुमने जावियार? वो कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। कमरे में चौड़ियों और पायल की आवाज जहर घोल रही थी। वो जेर रब मुस्कुराते हुए दरवाजे तक बढ़ा, अच्छे से कमरे को ताला लगाया, खिड़कियों की तरफ आया, पर्दे बराबर किए और गसल खाने का दरवाजा भी बंद कर दिया। वो खामोशी से घूंघट के नीचे से ही उसकी एक कार्रवाई मुलाकात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कर क्या रहा है। घूंघट उठाओ, वो नरमी से कहते हुए उसके और अपने दरमियान सारे फासले मिटाते हुए उसके पास बैठ गया। वो घूंघट किए कांपते हाथों के साथ सर झुकाए बैठी रही। उसके दिल की धड़कन मामूल की रफ्तार से हटकर चल रही थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो नरमी से उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए जरा सा दबा गया, जबकि उसकी उस हरकत पर जनीरा काम कर रह गई। वो उससे इतनी अच्छी रोश की उम्मीद नहीं रख रही थी। लगता है कम सुनती हैं आप, वो नरम से लहजे में उसके कान के पास मना करते हुए बोला, तो शर्म के मारे उसके गाल लाल होने लगे। उसकी गर्म सांसों की तपश तक महसूस कर चुकी थी। अपना हाथ दिखाएं, वो दोबारा बोला, तो जनीरा ने ना चाहते हुए भी अपना हाथ आगे कर दिया। उसका हाथ अपने हाथों में लिए काफी देर उसे देखता रह गया। फिर उस हाथ को अपने होंठों के करीब लाया और एक बोसा दिया। वो कांप कर रह गई। पहली बार कोई मर्द उसके उतना करीब बैठा इस पर हक जता रहा था। वो अपना हाथ छड़वाते हुए बाजू पीछे खींचने ही लगी थी कि उसके दोनों बाजुओं से दबोचते हुए अपने बहुत करीब कर गया। छोड़ें, उसने जल्दी से कहा और अपना हाथ छड़वाने लगी, मगर वो उस पर अपनी गिरफ्त सख्त कर चुका था। आइंदा जो कहूँ चुपचाप मान लेना, वरना बहुत भयानक सजा दूंगा। वो बोला तो वो सिर झुका कर रह गई। उसे लगा कि ये शख्स यहाँ के रिवायती लोगों से मुख्तलिफ होगा, मगर वो भी उन्हीं जैसा था। वो आंखें मीच कर रह गई। हक रखता हूँ तुम पर। आइंदा ये लफ्ज मेरे सामने बोला तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगी। उसकी आवाज और लहजे में सख्ती महसूस करके जनीरा की आंखें नम होने लगी। अंगूठी रखी है टेबल पर, पहन लेना। वो ये कहते ही बड़े बड़े कदम उठाते गसल खाने की तरफ बढ़ गया, जबकि वो उस अंगूठी को देखकर रह गई। इसमें चमचमाता हुआ हीरा उसे अपनी तरफ मतोजा कर रहा था। अभी वो दूसरी तरफ मना किए खड़ी हुई थी जब वो छोटे छोटे कदम उठाते उस तक आया। इसकी कमर में बाजू डाले और अपने सीने से लगा लिया। वो फड़फड़ा कर रह गई। उसे मजामत करता देख जावियार के माथे पर बल पड़ने लगे। वो सख्ती से उसके बाजू दबोचते हुए उसे बेड पर धिका दे गया, जबकि जनीरा का दोपट्टा खता हो चुका था। वो उसकी आंखों में आंखें डाले उसकी तरफ बढ़ा। जनीरा ने जल्दी से आंखें मींच लें। वो उसकी सतह पर मुस्कुराया, मगर जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप उसके लबों को अंदर अपनी दस्तरस में ले गया। वो तड़प रही थी, उसे दूर करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, मगर वो शख्स उसे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। काफी देर बाद वो उससे दूर हटा तो वह हाँफ रही थी। उसकी भोली सांसों को महसूस करते हुए वो मुस्कुराया और गसल खाने की तरफ बढ़ गया। शायद वो कपड़े लेना भूल गया था, उसी लिए अलमारी से कपड़े निकालकर वो गसल खाने का रख कर चुका था। जबकि वो जल्दी से उठी, भागते हुए टेबल तक आई और बगैर गिलास में पानी डाले वो जग मना से लगा गई। होनट पर कट लगने की वजह से खून का जायका उसके मन्ना में घुलता चला गया। वो पानी पीकर मन्ना साफ करते हुए कोने में जा बैठी। वो बुरी तरह डर गई थी। उसे जावियार से इस बात की उम्मीद नहीं थी। काफी देर उसने जावियार के बाहर निकलने का इंतजार किया, क्योंकि उसे भी कपड़े बदलने थे। 10 मिनट गुजर गए। जब वो ना आया तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने जेवरात उतारने लगी। किसकी इजाजत से तुम चेंज कर रही हो?
وہ غصے میں بولا تو زنیرا نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو۔ وہ ایک انچاہی دلہن تھی، کیسے اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی تھی؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے چینج کر کے سونا تھا، وہ اٹک اٹک کر بولی تو زاویار کا قہقہا بلند ہوا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم آج رات سو سکو گی؟ آج کے بعد ہر رات تمہارے لیے قیامت کے برابر ہوگی۔ وہ معنی خیز انداز میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو زنیرا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ زیادہ تر زیورات اتار چکی تھی، اس کا گلا بہت گہرا تھا، جسم کی بناوٹ تک واضح ہو رہی تھی۔ شرم کے مارے وہ سر سے دوپٹہ اتار کر شانوں پر پھیلا گئی۔ اس کی اس حرکت پر زاویار ہنسنے لگا اور رخ پھیر کر خود کو پرسکون کیا اور پھر چہرے پر سنجیدہ تاثر سجاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے لینے لگی، اس کی آنکھوں سے خوف واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کمرہ روشنی سے نہایا ہوا تھا، وہ واضح طور پر اسے دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک زاویار نے آگے بڑھ کر کمرے کی ساری لائٹ صاف کر دیں۔ ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کی وجہ سے ابھی بھی کمرے میں نیم اندھیرا تھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک دم زنیرا دیوار کے ساتھ جا لگی، زاویار کے ہاتھ اپنی شرٹ پر چلنے لگے، وہ گھبرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ وہاں سے بھاگنے کی بھی اس میں ہمت نہیں تھی۔ میری طرف دیکھو، وہ منا پر ہاتھ رکھے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ جب زاویار نے غصے سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اس کے دونوں بازو کمر کے پیچھے کرتے ہوئے سختی سے دبوچ گیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا اور اپنے لب رکھ دیے۔ وہ کانپ رہی تھی، جبکہ زاویار اس کی اس حرکت پر مسکرانے لگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر اسے بدلہ لینے کا وہ روایتی انداز بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس عورت کو ویسے ہی اس عذاب سے مارنا چاہتا تھا جس طرح اس کے بابا کو مارا گیا تھا۔ ایک دم باپ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں لالی گھلنے لگی۔ وہ غصے سے اس عورت کو بازو سے اٹھائے ہوئے بیڈ پر پٹک گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ زنیرا نے زاویار کو دیکھا تو اسے اس حالت میں پا کر وہ گھبرا گئی اور بیڈ سے اٹھنے کی کوشش میں اسے اور زیادہ غصہ دلا گئی۔ وہ خود کو تمام کپڑوں سے آزاد کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ زنیرا کے رونے میں شدت آ گئی، وہ اسے سختی سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ جو بیڈ پر اسے پرے دھکیلنے میں چل رہے تھے، زاویار نے ناکامی سے ان ہاتھوں کو دیکھا اور ان میں اپنے ہاتھ ترتیب دیتے ہوئے اسے تمام تر مزاحمت سے روک دیا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ زاویار نے اس کے جسم کو اپنی دسترس میں لیا اور جا بجا اپنا لمس چھوڑتا گیا۔ وہ روتی رہی اور زاویار کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ رشمیلا کا کمرہ زاویار کے ساتھ والا کمرہ تھا۔ وہ پریشانی سے ٹہلتی رہ گئیں۔ وہ کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ پہلے بھی ایک ایسا ہی قتل ان کے ڈیرے میں ہوا تھا جہاں ایک معصوم کو راند دیا گیا تھا۔ وہ محض 16 برس کی تھی، زنیرا تو پھر بھی 22 برس کی ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ رشمیلا غصے سے ٹہلتے ہوئے کمرے کے کئی چکر لگا چکی تھیں۔ ان کی ٹانگیں شل ہو رہی تھیں۔ کئی بار انہیں زنیرا کی چیخیں سنائی دی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بچے کو پرے دھکیلتے ہوئے اس معصوم سی بچی کو بچا کر اپنے کمرے میں لے آئیں، مگر وہ میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے نہ تو سکون سے سو پائیں نہ ہی بیٹے کو کچھ سمجھا پائیں۔ چھوڑے مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اچانک کمرے میں آواز گونجی تو رشمیلا کانپ کر رہ گئیں۔ شاید ان کے کمرے کی کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے آواز کافی سنائی دے رہی تھی۔ رشمیلا صحن میں ٹہلنے لگیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہرے دار پہرا دے رہے تھے جبکہ باقی سب لوگ سو چکے تھے۔ انہیں ایک پل کو بے چینی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ رونے اور سسکیوں کی آواز انہیں کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بالاخر ممتا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے وہ جلدی جلدی زاویار کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ زور سے دروازہ ناک کیا مگر تمام آوازیں تھم گئیں، ایسے جیسے وہاں اس کمرے میں کوئی موجود نہ ہو۔ وہ کافی دیر دروازہ بجاتی رہیں۔ زاویار بیٹا، دروازہ کھولو، انہوں نے سختی سے کہا تو زاویار نے زنیرا کے منا پر سختی سے ہاتھ رکھا تھا تاکہ وہ کچھ بھی نہ بول پائے۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ 15 منٹ بعد ایک بار پھر زنیرا کے رونے کی آواز باہر آئی تو رشمیلا تڑپ کر رہ گئیں۔ کافی دیر انہوں نے دروازہ بجایا مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ وہ تھک ہار کر اپنے کمرے میں ہی چلی آئیں۔ باقی رات بھی انہیں زنیرا کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔
صبح وہ اٹھے تو آوازیں تھم چکی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس ساری رات چیختے روتی لڑکی کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ وہ جلدی سے بستر سے اترے۔ نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی تھی بغیر نماز پڑھے۔ وہ زاویار کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر کمرے میں داخل ہوئے۔ زنیرہ بے سد ہو کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زندہ نہ ہو۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ جیسے ہی رشمیلا نے آگے بڑھ کر کمبل ہٹایا، ان کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہے تم نے زاویار؟ وہ غصے سے دھاڑیں تو زاویار کروفر سے چلتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ رشمیلا نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ اس وقت کو کوس کر رہ گئیں جب ان کے بھائی چوہدری اکرام کا قتل ہوا تھا۔ اصل کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ کب ان کا فرشتہ بیٹا شیطان بن گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بدلے کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ 3 ماہ پہلے۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑی تو زاویار نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو گھور کر دیکھا۔ یہی تو اس کا ٹارگٹ تھی۔ وہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے سر سے پاؤں تک اسے گھورنے لگا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کسی بھی مرد کی پہلی خواہش ہو سکتی تھی، مگر اس کے سامنے چوہدری زاویار کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے راستہ بنا کر کلاس روم سے نکلنے ہی لگی تھی کہ زاویار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ زبردستی اسے کلاس میں لے جاتے ہی اس نے اوپر سے کنڈی بند کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ دبنگ لہجے میں بولی تو زاویار نے حیران ہو کر اس چٹانک بھر کی لڑکی کو دیکھا جو اس سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اگر اسے اس کے رتبے اور عہدے کا پتہ چل جاتا تو وہ کبھی بھی اس لہجے میں بات کرنے کی جرات نہ کرتی۔ میں جو ہوں، اب سے مجھے اپنے ارد گرد دیکھنے کی عادت ڈال لو۔ مس زنیرہ شہرام خان، وہ بولا تو محسوس ہوا جیسے لفظوں کو چبا رہا ہے۔ پل بھر کو زنیرہ بھی حیران رہ گئی۔ آئندہ میرے قریب بھی بھٹکے تو اپنے بابا کو تمہاری شکایت لگا دوں گی اور تم انہیں جانتے نہیں۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تو زاویار اس کی اس ہمت کو داد دیتے ہوئے رہ گیا۔ وہ اس سے بالکل بھی ڈر نہیں رہی تھی۔ دیکھتے ہیں کون زیادہ طاقتور ہے، وہ بولا تو زنیرہ اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ آخر وہ کون تھا اور اس سے بحث کیوں کر رہا تھا؟ وہ دونوں کمرے میں اس وقت اکیلے تھے۔ وہ غصے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ زنیرہ اپنی کلائی کی طرف دیکھنے لگی جہاں چوڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر چکی تھیں اور کچھ شیشے کے ٹکڑے اس کی کلائی میں پھنسے ہوئے تھے۔ خون بہہ رہا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس شخص کو گھور کر رہ گئی جس کا حلیہ ہی عجیب سا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس سے کیا چاہتا تھا۔ ابھی وہ وہیں سن ہو کر کھڑی تھی جب نائلہ شاہ وہیں چلی آئی۔ کیا ہوا ہے زنیرہ؟ تم ایسی کیوں کھڑی ہو جیسے بھوت دیکھ لیا ہو؟ اسے اپنے آپ میں گم سم دیکھ کر نائلہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تمہاری کلائی سے تو خون بہہ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تو زنیرہ نے غور سے اپنی کلائی پر دیکھا جہاں ایک بھاری مردانہ ہاتھ کے نشان واضح موجود تھے۔ وہ مختلف سوچوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ چلو میں تمہاری پٹی کر دیتی ہوں۔ نائلہ نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے ہاتھ کی پٹی کرنے لگی۔ ان کے کلاس میں ایک ایسا باکس ہمیشہ رہتا تھا۔ حال ہی میں ان کے کلاس میں کئی حادثات ہو چکے تھے جن کی وجہ سے یہ باکس خاص طور پر کلاس میں رکھوایا گیا تھا کہ ہنگامی صورتحال میں کسی کو طبی امداد کی ضرورت ہو تو فوراً پہنچائی جا سکے۔ وہ ابھی تک گمسم سی تھی۔ اس انسان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، کلاس کے بہت سے لڑکے لڑکیاں داخل ہوئے۔ سب لوگ آپس میں نئے پروفیسر کو ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج ان کے کلاس میں کون آ رہے ہیں۔ خاموشی سے وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا سودا سے تھا جیسے کسی نے اس کی کلائی توڑ دی ہو۔ تبھی کلاس میں پروفیسر داخل ہوئے جنہیں دیکھ کر زنیرہ بے یقینی سے کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا آخر وہ کون تھا اور یہاں کیا کر رہا تھا۔ اسے اس طرح منہ کھولے کھڑا دیکھ کر وہ زاویار زیر لب مسکرایا اور رخ پھیر گیا، جبکہ نائلہ نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے کرسی پر بٹھایا تھا۔ کیوں کھڑی ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولا تو زنیرہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے وہ اسے کیسے جانتا تھا اور یہاں پروفیسر کے طور پر موجود تھا، تو زنیرہ اپنے پچھلے رویے پر گھبرا کر رہ گئی۔ نہ جانے اب وہ اس کے ساتھ
किया सलूक करने वाला था। सूरी सर, वो बोलते ही किताब खोलने लगी। जावियार बाकी लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर इन सब का तारफ सुनने लगा। जबकि वो बेध्यानी में किताब के सफ़े पलटने लगे, वो स्टेज से होते हुए जनीरा की लाइन में आकर खड़ा हो गया। मस, अगर आप अपना तारफ नहीं करवाता चाहते और किताब पढ़ना चाहती हैं तो किताब सीधी पकड़ लीजिए, वो तंजिया कहते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। जनीरा ने किताब की तरफ देखा तो उसने किताब एल्टी पकड़ी हुई थी। क्या कर रही हो? सुर ने 3 बार तुम्हें तारफ का बोला है। नायला ने घबराते हुए उसका कुंधा झंझोड़ा तो वो सबकी तरफ मतोजा हुई। सूरी सर, मैंने सुना नहीं था, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था, वो बोली तो आवाज में वाज़ेह कपकपाहट मौजूद थी। जावियार ने आंखें सकेड़कर उसकी तरफ देखा। जब ध्यान पढ़ाई पर ना हो तो कैम्प्स आने की क्या जरूरत है? वो उस पर तंज कर रहा था। जनीरा ने घूरकर उसे देखा। सूरी सर, उसने तीसरी बार सूरी बोला तो जावियार मुस्कुराकर रह गया। वैसे आपका नाम किया है? वो अभी 15 मिनट पहले वाली मुलाकात भुलाकर अनजान बने पूछ रहा था। जनीरा उसकी उस चालाकी पर कलस कर रह गई। मेरा नाम जनीरा है, वो मुख्तसर सा नाम बताते हुए कुर्सी पर बैठ गई। जावियार उसे अभी कुछ कहने ही वाला था जब ईच और डी क्लास में दाखिल हुए। आज मैं खास तौर पर आप लोगों की क्लास में इसलिए आया हूँ क्योंकि मिस्टर जावियार का आज आपकी क्लास में पहला दिन है और वो मेरे बेहतरीन दोस्त के बेटे भी हैं और ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आप लोग कहेंगे कि आपको तमाम सब्जेक्ट यही पढ़ाएं। ईच और डी ने तारीफ की तो जावियार मुस्कराने लगा, जबकि जनीरा मन्ना ही मना में बड़बड़ाते हुए उसे सलातीन सुनाने लगी। शक्ल से तो छपरी लग रहा है, जनीरा नायला के कान में बोली तो वो उसे मुस्कुराते हुए खामोश रहने का इशारा करने लगी। सुर तो बहुत हैंडसम है, एक लड़का खुशामद करते हुए बोला तो जावियार मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ लोगों को मैं यहाँ छपरी लग रहा हूँ, वो जनीरा की तरफ गौर से देखते हुए बोला तो वो हैरान रह गई। आखिर उसे कैसे पता चला कि उसने नायला के कान में क्या कहा है? वो काफी देर क्लास के बच्चों से बातें करता रहा और फिर लेक्चर स्टार्ट किया। ईच और डी की बात वाकई में ठीक थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाया करता था। जनीरा बस उसे गुस्से से देखती रह गई। इस पर जावियार का पहला तासर ही बुरा पड़ा था। कौन बोल रहा है? लेक्चर खत्म होने से 5 मिनट पहले क्लास में भनभनाहट महसूस हुई तो जावियार ने धड़कर कहा। जनीरा कांप कर रह गई। आप दोनों बोल रही हैं ना? उसने जनीरा और नायला की तरफ इशारा किया तो वो दोनों नफी में सिर हिला गईं। आप उठकर पीछे खड़ी हो जाइए, वो जनीरा की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो नफी में सिर हिलाने लगी। आप जा रही हैं कि मैं क्लास से जाऊं? वो गुस्से से बोला तो क्लास के सब लोग उसे मलामती नजरों से देखने लगे। वो चुपचाप नम आंखों के साथ पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो जानता था कि वो नहीं बोल रही थी, मगर जानबूझकर वो उसे उतना कुछ सुना चुका था। अच्छी खासी बेइज्जती होने के बाद वो बगैर इजाजत के क्लासरूम से निकलती चली गई। नायला ने अफसोस से जावियार की तरफ देखा, बैग उठाया और बाहर निकल गई। जावियार खसियाना सा होकर हंस दिया। क्लास में अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो दोनों ग्राउंड में चली आईं, समझता क्या है खुद को, खुदा कहीं का। वो बोली तो नायला मन्ना खोले, उसे देखती रह गई। वो एक प्रोफेसर के बारे में इस तरह बात कर रही थी। चुप कर जाओ, किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ा होगा। नायला ने उसके मन्हा पर हाथ रखा तो वो गुस्से से उसे घूरने लगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो शदीद गुस्से में थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि जावियार की जाकर अच्छी खासी सुनवा दे। सर ने कुल टेस्ट भी दिया है, मैंने अभी तक नोट्स भी नहीं लिए। नायला बात का रख फेरते हुए बोली तो उसकी इस चालाकी पर जनीरा उसे घौर कर रह गई। मैं याद करके नहीं आऊंगी, वो गुस्से में बोल रही थी। नायला जानती थी कि सबसे अच्छे से तैयार करके भी आएगी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाबा मुझे लेने आ चुके हैं। नायला जल्दी से मोबाइल पर कॉल अटेंड करते हुए उसके गले लग गई। वो आसोदगी से मुस्कुराते हुए बेंच पर जा बैठी।
पिछले कुछ दिनों से उनके हालात पेचीदगी अख्तियार करते जा रहे थे। उसके भाई से किसी का कत्ल हुआ था और उसी वजह से उनके घर में बदमजगी फैली हुई थी। परेशानी की वजह से वो गांव भी नहीं जा सकी और कितने ही महीने हो गए थे वो हॉस्टल में रह रही थी। वो अपने घर वालों को फोन करती, वो सरसरी सी बात करके मोबाइल रख देती, जैसे उसका उनसे कोई नाता ही ना हो। आजकल वो काफी परेशान रहने लगी थी। कल आपकी प्रेजेंटेशन है, उम्मीद करता हूँ कि कोई कमी नहीं होगी। इसके पीछे खड़े होते हुए बोला तो जनीरा ने घबरा कर उसे देखा। वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ उसके सामने खड़ा खड़ा सख्ती से उसे घूर रहा था। जी, मुझे खबर मिल चुकी है। वो खुद को सख्त कहने से रोकते हुए वहां से जाने ही लगी थी कि जावियार ने उसका बैग पकड़ लिया। बैठें, आपसे मुझे बात करनी है, वो सख्त लहजे में बोला। तो जनीरा उसे घूर कर रह गई। मुझे आप जैसे इंसान के साथ बैठकर बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइंदा मेरा रास्ता मत रुकिएगा। प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर बनकर रहें, मुझसे फ्रैंक होने की जरूरत नहीं। वो जो मन्ना में आया बोलते हुए वहां से निकलती चली गई। जावियार गुस्से से सचाता हुआ देखता रह गया। वो नहीं जानता था कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दी थी। वो बेध्यानी में कुछ बोलकर जा चुकी थी। जावियार ने उसे सबक सिखाने का तहिया कर लिया। हाँ तो स्टूडेंट्स, टेस्ट के बाद प्रेजेंटेशन शुरू होगी, वो मशरूफ से लहजे में बोलते हुए टेस्ट व्हाइट बोर्ड पर लिखने लगा। सब बच्चे उसकी तरफ मतवजा हुए सवाए जनीरा के। वो किताब पर नजरें गाड़े हुए थी। परेशान धीमी चाल चलते हुए उसके करीब आया तो देखा कि किताब में मोबाइल छुपाकर इस्तेमाल कर रही थी। वो गुस्से से रग भींच कर रह गया। यहाँ क्या हो रहा है? वो जोर से धाड़ा तो जनीरा के हाथ से मोबाइल नीचे जा गिरा। वो काम कर रह गई थी। उसी से उसने जावियार की तरफ देखा। आप क्लासरूम में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही शौक है तो क्लास से बाहर निकल जाएं। अपनी उस बेहुज्जती पर वो खफत के मारे सर झुकाकर रह गई। सर, मैं बस प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी, वो बोली तो आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। जावियार ने उसे घूर कर देखा था। पहले टेस्ट नहीं, अब पहले प्रेजेंटेशन होगी। वो उसे तंग करने के लिए बोलते हुए स्टेज पर जा खड़ा हुआ और उसे स्टेज पर आने का इशारा किया। सब लोगों की नजरें उस पर जमी हुई थीं। वो शर्म के मारे सर झुका गई। कल सिर में दर्द की वजह से कुछ भी तैयार नहीं कर पाई थी। अब वो जानबूझकर उससे बदला ले रहा था। वो धीमी चाल चलते हुए स्टेज तक आई। टापक का नाम लिखा मगर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। क्या आपने प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की थी? वो सख्त लहजे में बोला। तो जनीरा ने नफी में सिर हिलाया। क्लास से चली जाएं आप, उससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। वो उसे जाने का बोलते ही बाकी बच्चों की तरफ पलट गया और टेस्ट लिखवाने लगा। और भी 3 लड़कियों की प्रेजेंटेशन थी, मगर जावियार ने सिर्फ उसे स्टेज पर बुलाकर बेइज्जत किया था। ये बात जनीरा को बहुत महसूस हुई। इसकी आंखें नम होने लगीं। वो क्लास के बाहर खड़ी थी जब वो बाहर चला आया। आइंदा मेरा कहा नहीं मानोगी तो बहुत बुरा होगा। अब क्लास के अंदर जाओ, वो ये कहते हुए क्लास रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि जनीरा ना चाहते हुए भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ चुकी थी। टेस्ट शुरू हो गया था। हर कोई उन्हें मार्कस से टेस्ट लिख रहा था, जबकि वो मुसलसल जनीरा को घूर कर रह गया था। वो उन्हीं का सीनियर था। पिछले महीने ही इन लोगों को यहाँ से डिग्री मिली थी और आज बतौर प्रोफेसर के तौर पर उनके सामने खड़ा था। जनीरा उसे देखकर रह गई। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि उसने सबसे आखिर में जनीरा को टेस्ट दिया है, मगर जानबूझकर वो उसकी तरफ बढ़ा और टेस्ट उसके हाथों से खींच लिया। इस पर क्रॉस का निशान लगाया और खूब बातें सुनवाएं। चली जाएं आप क्लास से। आप जैसे बच्चों को कैंप्स पर आने का कोई हक नहीं। ना जाने सारा दिन कहाँ आवारागर्दी करती फिरती हैं कि पढ़ाई नहीं होती आपसे। जो भी मना में आ रहा था वो उसे सख्त सस्त सुनाए जा रहा था। जनीरा आंखें मीच कर रह गई। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो क्लास से बाहर जाने लगी। जब जावियार की आवाज पर उसके कदम रख गए। मुझसे इजाजत लिए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। वो धड़ा तो सारी क्लास ही उसे सिर से पांव तक घोरने लगी। वो खफत के मारे दोबारा आकर
کرسی پر بیٹھ گئی۔ کل آپ کو پریزنٹیشن تیار نہ ہوا تو کیمپس میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ غصے سے بولا اور باقی بچوں کے ٹیسٹ لیتے ہی کلاس روم سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زنیرا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے تھے۔ سب بچے سر کے جاتے ہی کلاس سے نکل چکے تھے۔ وہ دونوں کلاس میں رہ گئی تھیں۔ نیلا کے موبائل پر اس کے منگیتر کی کال آنے لگی تو وہ کلاس سے باہر چلی گئی، جبکہ زنیرا اکیلی کلاس روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہارے باپ کا نام شہرام خان ہے نا؟ وہ اچانک سے کلاس میں وارد ہوا تو زنیرا ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی سر، وہ سخت لہجے میں شدید غصے سے بولی تو زاویار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جانتی ہو تمہارے بھائی نے میرے باپ کا قتل کیا ہے، وہ بولا تو زنیرا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہوتے ہوئے بولی تو زاویار ایک ایک قدم لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا نام چوہدری زاویار ہے، شاید تم نے میرا ذکر سن رکھا ہو، وہ بولا تو زنیرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس شخص کے متعلق تھوڑا بہت جانتی تھی، وہ اپنے میبو اصولوں کا خاصا پکا تھا اور علاقے میں بھی اس کی کافی دہشت قائم تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ کانپتے ہوئے بولی تو زاویار کا قہقہا بلند ہوا۔ تو تم میری بیوی بننے کو تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھے خون کے بدلے خون نہیں بلکہ شہرام خان کی بیٹی چاہیے، وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو زنیرا کانپ کر رہ گئی۔ ویسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، نہ جانے علاقے میں ہونے والے کتنے ہی واقعات کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جاتا تھا، اور ویسے انسان کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ اور خون بہا میں آئی ہوئی عورتوں کو تو ویسے بھی انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بابا پر اسے پورا یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ بولی تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے منہ سے انگارے نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شرط لگا لو، وہ یہ کہتے ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ یعنی وہ اب تک اپنے باپ کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ جان بوجھ کر اسے تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے ہاسٹل آئی اور فوراً سے باپ کو فون ملایا۔ بابا، ابھی تک اس قتل کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ براب لہجے میں بولی تو شہرام خان سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں اور میں انہیں پورا نہیں کر سکتا، وہ بولے تو لہجے میں کئی صدیوں کی تھکن سوار تھی۔ زنیرا غصے سے مٹھی بھینچ کر رہ گئی۔ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی تو شہرام خان تخمین باندھنے لگے۔ پہلے وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتے تھے، مگر اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو چوہدری اکرام کے بیٹے کے نکاح میں دے دوں۔ وہ کمزور سی آواز میں بولے تو زنیرا سمجھ گئی کہ چوہدری اکرام کے ڈیرے میں کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ دادا جان کا کیا کہنا ہے؟ وہ بول تو رہی تھی مگر آواز کانپ رہی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے وارث کو نہیں کھو سکتے۔ شہرام خان بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹی کو قربان کرنے کا فیصلہ سنا گئے۔ وہ بے یقینی سے موبائل کو گھورنے لگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں بابا؟ وہ بولی تو شہرام خان اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے رہ گئے۔ وہ ایک بارب سردار تھے، رونا ان کی خصلت میں شامل نہیں تھا، مگر بیٹی کو قربان کرتے وقت ان کی زبان تک کام کر رہ گئی۔ مجھے عزت اور وراثت میں سے کسی ایک کو چننا ہے، وہ بول رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ بابا، میں آپ کے فیصلے کا پوچھ رہی ہوں، وہ بول رہی تھی مگر اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے عزت پر وراثت کو فوقیت دینے کی زور زبردستی کی جا رہی ہے۔ تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، میں اپنی عزت اپنی بیٹی قربان نہیں ہونے دوں گا، وہ حکمی فیصلہ کرتے ہوئے بولے تو زنیرا کے پورے جسم میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بغیر خدا حافظ بولے کال کاٹ کر رہ گئی۔ شہرام خان موبائل گھورتے رہ گئے۔ تو کیا ان کی بیٹی بھی یہی چاہتی تھی؟ انہیں لگا تھا شاید وہ کہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے، مگر اس کی تربیت شہرام خان نے کی تھی، وہ جھکنا نہیں جانتی تھی۔ مگر آج قسمت اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے اسے خون بہا میں سونپنے کو تیار کھڑی تھی۔
उसे पिता नहीं था कि कल का दिन उसके लिए क़यामत की नवेद लाएगा। मैं नहीं जानता मेरी बेटी कहाँ है, शहराम खान भरे जलसे में बोले तो चौधरी ज़ावियार तंजिया मुस्कुरा कर रह गए। आपका बेटा मलिक छोड़कर जा चुका है और आपकी बेटी जो शहर पढ़ने गई थी वो वापस ही नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप को इस बात का कहाँ इल्म न हो, बाप भी वो जो 10 गांव का सरदार है। चौधरी ज़ावियार ने सबको उसकी तरफ मतोजा किया तो सब सरदार आपस में गुफ्तगू करने लगे। हर कोई सरगोशियों में बात कर रहा था। शहराम खान और चौधरी ज़ावियार एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए शहराम खान को जलसे में झूठ बोलना पड़ गया। उन्होंने ज़नीरा को उसकी खाला के घर जाने का हुक्म दिया था। वो मुतमईन थे कि उनकी बेटी महफूज हाथों में है, उसीलिए जलसे में इतनी बड़ी बात कर गए थे। आप कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी जलसे का सुनकर ही भाग गई है। चौधरी ज़ावियार ने एक बार फिर तस्दीक चाही तो शहराम खान न चाहते हुए भी सिर को गम दे गए। हर तरफ खामोशी छा गई, यानी आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। चौधरी ज़ावियार ने शहराम खान की आंखों में देखते हुए कहा। उसने बात अगलवाने के लिए आखिरी दाव फेंका था तो वो तड़प कर रह गए। उनकी बेटी के बारे में किस तरह की बातें की जा रही थीं। मेरी बेटी भागी नहीं है और ना ही वो ऐसी है। शहराम खान गुस्से से धाड़ते हुए उठ खड़े हुए, जबकि चौधरी ज़ावियार का कहकहा बुलंद हुआ। तो फिर आपने उसे भगा दिया है, वह सख्ती से कहते हुए शहराम खान का गरिबान पकड़ गया। इससे पहले कि दोनों सरदारों में लड़ाई शुरू होती, बहुत से सरदार आगे आए और उन दोनों को खींचकर एक दूसरे से दूर किया। मैं बताता हूं क्या हुआ है, चौधरी ज़ावियार ने सबको मुखातब करते हुए कहा तो शहराम खान सिर झुका कर रह गए। उनका झूठ इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा वो सोच भी नहीं सकते थे। ज़नीरा को उन्होंने मोबाइल बंद करने को कहा था, तब से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने बेटी को अपनी बीवी की बहन के घर छोड़ा। उसके शोहर कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़े सियासतदान थे, मगर ये नहीं जानते थे कि उनका वास्ता चौधरी ज़ावियार से पड़ा है। जिस चीज पर उसका हक होता है वो छीन कर हासिल कर लेता है। उनकी बेटी भागी नहीं है, उन्होंने खुद उस फैसले से बचने के लिए उसे भगाया है। वो शदीद गुस्से में बोला तो शहराम खान ने तड़प कर उसको देखा और खामोश रहने का इशारा किया। सरदारों के सामने उनकी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह गई थी। रेहाम खान, ज़नीरा, शहराम खान को लाओ। चौधरी ज़ावियार धाड़ा तो सब सरदार सामने देखने लगे। रेहाम खान ज़नीरा से फासला बनाते हुए एक औरत के साथ जलसे में दाखिल हुआ। ज़नीरा के हाथ बांधे गए थे और आंखों पर पट्टी मौजूद थी। न तो वो बोल सकती थी और न ही देख सकती थी। दूर से ही शहराम खान उसे पहचान गए। जब वो अपनी खाला ज़ात के साथ शापंग माल गई थी, तभी उसे अगवा करके यहां उस जलसे में लाया गया। वो खुद बहुत बेचैन थी। इन दोनों बाप बेटे की मंसूबाबंदी बड़े तरीके से नाकाम हुई थी। शहराम खान सिर पकड़ कर रह गए। मेरा तमाम सरदारों से मुतालबा है कि अभी उसी वक्त खून बहा के तौर पर उनकी बेटी को मेरे निकाह में दे दिया जाए, वरना उनसे कुछ उम्मीद नहीं कि ये लोग कल को उसे फिर कहीं गायब करवा दें, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे इंसाफ चाहिए। वो बोला तो तमाम सरदार आपस में सरगोशियां करने लगे। हर किसी का फैसला मुख्तलिफ था। कुछ लोग शहराम खान के साथ खड़े थे तो किसी ने चौधरी ज़ावियार का साथ देने का फैसला कर लिया। मौसूफ सरदार बलाल खान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। आप सब खामोश हो जाएं। वो गुस्से से दहाड़े तो हर कोई खामोश हो गया। ज़नीरा कांप कर रह गई। शहराम खान बेबसी से बेटी को आखिरी बार देख कर रह गए। वो इतनी बड़े सरदार होने के बावजूद अपनी बच्ची की जान नहीं बचा पाए थे। अभी उसी वक्त ज़नीरा, शहराम खान और चौधरी ज़ावियार का निकाह किया जाए, और तब तक ज़नीरा को अपने बाप से मिलने की इजाज़त नहीं होगी जब तक चौधरी ज़ावियार खुद न चाहे। और भी बहुत सी शर्तें बयान की जा रही थीं कि निकाह शुरू हो गया। जैसे ही निकाह खत्म हुआ, ज़नीरा बेहोश होकर वहीं गिर गई। शहराम खान आगे बढ़े, मगर चौधरी ज़ावियार ने उन्हें रोक दिया।
आपने सुना नहीं कि मेरी इजाजत के बगैर आप उसे मुखातब भी नहीं कर सकते। दूर रहे उससे। वो सख्ती से कहते हुए जनीरा की तरफ बढ़ा, मराजबा की मदद से उसे उठाया और लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ गया। निकाह हो चुका था। उसे चौधरी इकराम के डेरे भेज दिया गया। वो कांप रही थी। रास्ते में ही उसे होश आ गया था। जब पता चला कि चौधरी इकराम के डेरे के करीब है, वो रोते हुए सिर झटक कर रह गई। वो इस बात से अनजान थी कि बनी में आई हुई लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, और जिस तरह चौधरी जावियार उसके सामने आया था वो उससे नफरत करने लगी थी। वो बतौर प्रोफेसर 2 महीने तक उसे पढ़ा चुका था। वो रोते हुए चौधरी इकराम के डेरे में दाखिल हुई, ये सोचकर कि या तो पसी हुई मर्चों के साथ उसका इस्तकबाल किया जाएगा, या हो सकता है कि उसे उस तरह रास्ते पर नंगे पांव चलाया जाए जहां टूटा हुआ शीशा बखरा हुआ हो। ऐसे मुजरिम तो उसने अपनी आंखों से देखे थे। वो गुस्से से कांप रही थी। चौधरी इकराम के डेरे पहुंचते ही ना तो कोई इस्तकबाल के लिए आया, न ही उसके खिलाफ किसी ने कोई इक़दाम किया। वो परेशान सी होकर एक तरफ खड़ी थी। जब मुलाजमा ने उसे चौधरी जावियार के कमरे में भेज दिया, वो चुपचाप जाकर सोफे पर लेट चुकी थी। जब उसे अपने उर्द गर्द किसी की खुशबू महसूस हुई, वो गहरी नींद में किस्मस आई। फिर अपने ऊपर किसी भारी वजूद को पाकर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा तो सामने जावियार खड़ा था, उसे घूर रहा था। वो नींद में से धिका दे चुकी थी। वो सोफे पर उसके साथ नीचे बैठा, उसे घूर रहा था। आप यहां क्या कर रहे हैं? वो हकलाते हुए बोली, तो जावियार उसे सिर से पांव तक घूर कर रह गया। दूर रहे मुझसे। वो जावियार को वार्निंग देते हुए उठकर जाने ही लगी थी, जब जावियार ने एक जस्त में उसका हाथ थामा और सोफे पर उसे पटक दिया। ये लो हक महल। वो बहुत से कागजात उसके हाथ में थमाते हुए उस पर झुकने ही वाला था जब दरवाजा बज उठा। वो घबराकर पीछे हुआ था। जनेरा जल्दी से उठकर दोपटा दरस्त करने लगी। मैं हिना के घर गई थी। पता चला कि तुम आ चुकी हो तो फौरन चली आई। रश्मेला मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़े तो जनीरा सिर झुका कर रह गई। शायद वो उसके खिलाफ कोई साजिश करेंगी, यही सोचकर जनीरा झरझरी लेकर रह गई। बेटी, कैसी हो तुम? वो इतनी मोहब्बत से बोलें कि जनीरा सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगी। बचपन में ही उसकी मां उसे जन्म देते हुए इंतकाल कर गई थी। उसके दोनों भाई उससे 10 बरस बड़े थे। वो मां की मौत के जिम्मेदार उसे ठहराते थे। घर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था सवाए शहराम खान के। एक औरत का मोहब्बत भरा लहजा महसूस करके उसकी आंखें नम होने लगीं। कितनी ही औरतों में उसने अपनी मां ढूंढने की कोशिश की थी, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। और आज एक औरत इससे कितनी मोहब्बत से पेश आ रही थी। बेटी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम ठीक तो हो? रश्मेला ने उसका हाथ थामकर उसे सोफे पर बिठाया और खुद उसके साथ बैठ गईं। जावियार ने दोनों को बातों में मसरूफ देखा तो चुपचाप वहां से उठ गया और उसका सारा मॉड गलत हो गया था। मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? वो हैरान होकर बोली। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना अच्छा सलूक किया जा रहा है। बेटी, मैं जानती हूं जावियार जरा गुस्से का तीज है, मगर बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हें कभी तुम्हारी हद से बढ़कर दुख नहीं देगा। उसे समझो, वो बेमां का बच्चा है। रश्मेला ने उसके हाथ पर दबाव बढ़ाते हुए कहा तो वो हैरान रह गई। जावियार की सगी मां को किसी ने कत्ल कर दिया था। फिर चौधरी इकराम की शादी मुझसे कर दी गई। वो मेरी बड़ी बहन थीं। यूं भांजों को संभालने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली। वो बोलें तो जनीरा हैरान होकर उन्हें सुनती रह गई। जावियार कमरे में दाखिल हुआ। उन दोनों को एक दूसरे के कान में बातें करते देखकर खासा हैरान हुआ था। आखिर कैसे राज व न्याज हो रहे थे कि उसके आते ही दोनों चुप हो गईं।
पार्लर वाली आधे घंटे में आती होगी, वो तुम्हें तैयार कर देगी। थोड़े हालात संभल जाएं तो शादी के प्रॉपर फंक्शन शुरू होंगे। बेटी, तुम परेशान मत होना। रश्मिला ने जनीरा को सिर पर बोसा देते हुए कहा। जनीरा उनके उस इच्छे रवैये की मरीद होकर रह गई थी। वो इस बात पर सिर हिलाती रही। वो उसे हदायत देते हुए कमरे से निकल गईं। उनके जाते ही जावियार बेसब्री से उसकी तरफ बढ़ा, मगर वो उसके पास आने से पहले ही दौड़कर गस्ल खाने में घुस गई और इंदर से कंडी लगा ली। जावियार बेजवाबी खाकर रह गया। उसे इस लड़की से उम्मीद नहीं थी कि वो उसे चुकमा दे जाएगी, मगर उसने भी सोच लिया था कि रात को उसे मजा चुखा कर रहेगा। आखिर उसने अपना बाप खोया था। उसे तैयार करके जावियार के कमरे में बैठाया गया तो डर के मारे वो हिल भी न पाई। उसे जावियार से खौफ महसूस हो रहा था। जिस तरह की वो बातें कर रहा था, वो बिल्कुल खौफजदा हो गई थी। सारी रात वो अपना हक जताता रहा। सुबह वो उठ भी न पाई। जब रश्मिला उसके कमरे में दाखिल हुए, जावियार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या किया है तुमने उस मासूम बच्ची के साथ? वो सख्त लहजे में बोले तो जावियार रख फेर गया। उन्हें जावियार से उस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो इंसान से शैतान बन गया था। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे नखरे कर रही है, वो सख्त लहजे में कहते हुए बाल सेट करने लगा। रश्मिला ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और जनीरा के मना पर छींटे मारने लगी। उसकी आंखें तो खुली हुई थीं, मगर वह साकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। उसकी हालत बहुत खराब थी। जल्दी ड्राइवर को बुलाओ, उसे शफा खाने लेकर जाना पड़ेगा। रश्मिला ने रोते हुए कहा तो जावियार ने मड़कर अपनी खाला को देखा, जो खाली खाली परेशान हो रही थीं। खाला जी, कुछ नहीं हुआ और अब प्लीज इस मामले में मत बोलें। वो ये कहते हुए कमरे से जाने लगा था जब उसकी नजर जनीरा पर पड़ी। वो बेड की तरफ भागा। सफेद चादर लाल हो चुकी थी। वो समझ नहीं पाया और उसे बाहों में थामे अपनी लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ा। रश्मिला चादर थामे उसके पीछे पीछे आ रही थी। मुलाजमों ने हैरान होकर देखा था। सबको नजरअंदाज करते हुए शफा खाने की तरफ बढ़ गए। 3 घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकली तो शदीद गुस्से में थी। आपकी बेटी थी ये? वह रश्मिला की तरफ आई तो उन्होंने नफी में सिर हिला दिया। यानी आपकी बहू है, डॉक्टर ने अंदाजा लगाते हुए कहा। रश्मिला ना चाहते हुए भी इस बात पर सिर हिला चुकी थीं। डॉक्टर उन्हें लेकर अपने कीबन में आ गईं। उनके भांजे को बुलाएं, वो सख्त लहजे में कहते हुए नंबर डायल करने लगी तो रश्मिला जल्दी से जावियार को लेकर उनके कीबन में दाखिल हुए। इंसान है या दरिंदा? एक बच्ची की हालत आपने क्या से क्या कर दी है। जानते भी हैं उसे कितनी खून की बोतलें लगी हैं। डॉक्टर बेबसी से कहते हुए इस बेहस इंसान को झंझोर डालने की आखिरी कोशिश करने लगी, मगर वो तो उस तरह गम सम बैठा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। मैम, अब वो कैसी है? रश्मिला ने डॉक्टर को मीम बुलाकर कहा तो वो नागवारी से उसे देख कर रह गई। शक्कर करें कि बच गई है, वरना ये पुलिस केस बन जाता। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखते हुए बोले तो जावियार ने बेजारी से डॉक्टर को देखा और मोबाइल पर झुक गया। उसे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। हालांकि वो इस लड़की को दिल व जान से चाहता था। उसे अपने बाप की मौत का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इस तरह के लोगों का यही इंजाम होता है। मगर जनीरा की तबीयत सुनकर उसे बहुत दुख पहुंचा था, मगर वह खाली खाली सख्त खूल चढ़ाए खुद को बेकसूर साबित करने पर तला हुआ था। रश्मिला उसे घूर कर रह गईं, जिसकी वजह से आज उन्हें एक डॉक्टर और उसके शफा खाने के पूरे आमले के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। उनका ख्याल रखिएगा, वरना बच्ची की जान भी जा सकती है। आप तो बड़ी हैं, भांजे को कुछ समझाती क्यों नहीं?
डॉक्टरों ने सख्ती से रश्मिला को कहा तो वो सिर झुकाकर रह गई। मैडम, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खुद उसे समझाऊंगी। रश्मिला ने डॉक्टर को तसल्ली दी तो वो सरद सांस खारिज करके रह गई। न जाने आज कल की नस्ल को क्या होता जा रहा है, ये इंसान नहीं दरिंदे हैं। डॉक्टर ने जावियार को घौर कर देखते हुए कहा तो वो खामोशी से वहां से उठकर चला गया। रश्मिला ने सिर थाम लिया। अगले रोज ज़नीरा को शफा खाने से छुट्टी हुई तो वह खाली खाली निगाहों से रश्मिला को देखते हुए उनसे लिपटकर जार व कितार रोने लगी। रश्मिला उसे समझा कर रह गई। जावियार शहर वापस जा चुका था। उसे यहां रहते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। इसकी पढ़ाई का हरज न हो, उसीलिए रश्मिला ने उसे समझा बुझाकर शहर वाले चौधरी इकराम के डेरे भेज दिया था। उसके जख्म भी भर चुके थे, लेकिन वह जावियार से बहुत ज्यादा खौफजदा रहने लगी थी। वो वहां शहराम खान से मिलना चाहती थी, मगर जावियार की गैर मौजूदगी में वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। जावियार खुद को सजा देने के लिए उससे दूर हुआ था। इस रात बदले की आग में जलते हुए दोस्तों के कहने पर अच्छी खासी पी ली थी, जिसकी वजह से वो खुद पर काबू नहीं रख सका और ये सब हो गया। वो बहुत शर्मिंदा था। वो जैसे ही शहर वाले चौधरी इकराम के डेरे में दाखिल हुआ, उसे यहां देखकर जावियार को शदीद हैरत का झटका लगा था। आप यहां क्या कर रही हैं? वो गुस्से से कहते हुए सिर झुका गया। वो उससे बहुत शर्मिंदा था। खाला जी ने मुझे भेजा है, वो अंगलियां मरोड़ते हुए बोली तो जावियार समझ गया कि रश्मिला ने उसे यहां भेजा है। मैं इस रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं, वो बोला तो ज़नीरा की झुकी हुई नजरें मजीद झुक गईं। वो खामोशी से उसके साथ गुजरने ही लगी थी जब वो बेबसी से उसका हाथ थाम गया। मैं सच में ऐसा नहीं चाहता था, वो बोला तो उसकी आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं, मगर वो बहुत कुछ सह कर आई थी, इसीलिए खामोश खड़ी रही। मेरे बाबा की वजह से मेरी माँ का कत्ल हुआ, इसीलिए मैं उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था। खाला ने मुझे पाला था, मगर मैं अक्सर उनके साथ भी बदतमीजी कर जाता। वो खामोश रहते। बाबा भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। मेरी माँ का कत्ल हुआ तो बदले में शाह डेरे वालों को अपना वार्थ बचाने के लिए अपनी 16 साला बेटी मेरे बाप के निकाह में देनी पड़ी। मेरे बाप ने एक रात में ही इस लड़की को रौंद डाला। जब मुझे मुलाजिमों के जरिए इस बात का इल्म हुआ तो मैं उनसे शदीद नफरत करने लगा था। मुझे उनकी मौत का कोई अफसोस नहीं था, मगर जब से तुम्हें कैंप्स में देखा, तुम्हें हासिल करना चाहता था, मगर तुम्हारे बाबा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। बस फिर ये हादसा हो गया और तुम मेरे निकाह में दे दी गई। इस रात भी मैं अपने हवास में नहीं था। दोस्तों ने मुझे अच्छी खासी पिला दी थी। वो बोला तो शर्मिंदगी उसके एक एक लफ्ज से फूट रही थी। ज़नीरा ने बेबसी से उसे देखा और हाथ छड़वाते हुए कमरे की तरफ भागी। वो अपना सिर थाम कर रह गया। वो अनजाने में भी सही उसे बहुत बड़ा दुख दे गया था। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे औंधे मन्ना लेटे रोते हुए पाया तो वो घबरा गया और फौरन उसकी तरफ बढ़ा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, समझे आप? वो मान से रोटते हुए बोली तो जावियार सिर झुका कर रह गया। वो लड़की उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी, मगर जो हुआ उस सब में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। मैं उस रवैये का कुफारा अदा करूंगा, वो नरमी से कहते हुए उसका हाथ थाम गया। दूर रहे मुझसे, वो सख्त लहजे में कहते हुए सोफे पर जा बैठी। जावियार सिर पकड़ कर रह गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि हालात मामूल पर कैसे आएंगे, मगर वह पिछले 2 महीनों से चौधरी इकराम का डेरा नहीं जा सका था। वो रश्मिला का शुक्रगुजार था जिसने ज़नीरा को समझा बुझाकर यहां भेजा था। वो सारी जिंदगी उससे मुतफरिद रहती। कम अज कम उसे मौका तो था कि वो उसे समझा सके। ठीक है, नाराज रहो, 1 महीना है तुम्हारे पास, उसके बाद अच्छी और फरमानबरदार बीवियों की तरह तो मेरे साथ रहना, वरना मुझे जबरदस्ती मनवाना आता है। वो ये कहते हुए गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। वो मना ही मना में बड़बड़ाते हुए उसे गालियां देने लगी। बेशक वो उससे नफरत करती थी,
मगर 2 महीनों में रश्मिला की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। 2 दिन वो बहुत बोर हुई। उसके मैथ्स के पेपर शुरू होने वाले थे। वो पढ़ना चाहती थी, मगर किताबें हॉस्टल रह गई थीं और जावियार के कहने पर ड्राइवर उसे चौधरी इकराम के डेरे के बाहर ले जाने से इनकार कर चुका था। वो उससे बात करने के लिए उसके कमरे में चली आई। क्या कर रहे हैं आप? उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली तो जावियार ने उसे घूर कर देखा। पेपर बना रहा हूं, दूर जाकर बैठूं। वो सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला तो जनीरा मुस्कुरा कर रह गई। यहां क्यों बैठी हो? जाओ यहां से। वो पेपर छुपाते हुए बोला तो जनीरा थोड़ी उसके करीब जा बैठी। ये क्या हरकत है? वो बोला तो जनीरा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। आप मेरे शोहर हैं और मैं आपके करीब नहीं बैठ सकती। वो बोली तो जावियार ने हैरान होकर उसकी तबीयत चेक की। कहीं उसे बुखार तो नहीं? आज वो खासी बहकी बहकी बातें कर रही थी। शोहर तो हूं, मगर आज शोहर का ख्याल कैसे आ गया? 2 महीने पहले तो नहीं आया था। वो तंज करते हुए बोला तो जनीरा का मूड खराब हो गया। वो गुस्से से घूर कर रह गई। पेपर कब है? वो नारोठे अंदाज में पूछते हुए रख फेर गई। कल है पेपर। वो मशूफ से लहजे में बताते हुए किताब पर झुक गया। वो हैरत से आंखें फाड़े उसे घूर कर रह गई। पहले नहीं बता सकते थे, आपकी वजह से मेरे 2 साल जाया हो जाते। वो गुस्से से खराई। जावियार मुस्कुरा कर रह गया। पढ़ तुम रही हो तो ख्याल भी तुम्हें होना चाहिए। वो सख्ती से कहते ही नाराजगी जता गया। मैं आपसे नाराज थी। इसका मतलब ये नहीं था कि आप मुझे पेपरों की इत्तला न दें। वो शदीद गुस्से में थी। मोबाइल तो तुम्हारे पास भी है तो इस्तेमाल कर लेती, उसे तपाने के लिए बोला। हालांकि जानता था कि इस रोज से जनीरा का मोबाइल उसी के पास है। मुझे नहीं पता कि मेरा मोबाइल कहाँ है। कई महीने पहले ही वो खो गया था। वो बेबसी से कहते हुए परेशानी से सर थाम कर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक रात के अंदर अंदर वो कैसे तैयारी करेगी। आप मुझे थोड़ा सा पेपर दिखा देंगे? उम्मीद भरे लहजे में बोली तो जावियार का कहकहा बुलंद हुआ। मैं अमानत में खयानत नहीं करता और ये पेपर बच्चों की अमानत है। वह संजीदा होते हुए बोला तो जनीरा सिर झटक कर रह गई। अगर आपने मुझे पेपर नहीं बताया तो मैं भी आपका कोई कहा नहीं मानूंगी। वो नाराज होते हुए बोली तो जावियार ने हैरान होकर उसे देखा। वो कब से उस तरह उस पर बीवियों वाला हक जताने लगी थी। मैं पेपर तो नहीं दिखा सकता, अलबत्ता अच्छे से नसाब समझा दूंगा। तुम याद कर लेना, पास हो जाओगी। वो उसे समझाते हुए बोला तो वो इस बात पर सिर हिला गई। कुछ देर बाद ही वो उसे पढ़ा रहा था और वो खामोशी से उसके लेक्चर सुन रही थी। रात 1 बजे वो पेपर याद करके उठी तो कमर में शदीद दर्द हो रहा था। तुम ठीक तो हो? वो बेड से उठकर उसे देखते हुए बोला तो वो नफी में सिर हिला गई। क्या हुआ है? कमर में दर्द हो रहा है क्या? उसने हाथ से कमर दबाते हुए देखकर वो परेशान हो गया था। हाँ, कमर में शदीद दर्द हो रहा है। वो आनसों रूकते हुए बोली तो जावियार एक जस्त में उठ खड़ा हुआ। वो उसकी तरफ बढ़ा। मुझे जायजा लेने दो। वो जैसे ही उसकी कमर पर हाथ रखते हुए जायजा लेने लगा। जनीरा ने घूर कर उसे देखा। अभी तो बड़ा शोहर शोहर कर रही थी। वो उसे घूर कर बोला, ठीक है। वो अपना आप उसे सौंपते हुए बोली तो जावियार उसे गहरी निगाहों से घूर कर रह गया। इस तरह देखकर मुझे बहकने पर मजबूर मत करो। वो सारा इल्जाम उस पर डालते हुए बेशर्मी से बोला तो जनीरा ने हैरत से मना खोले उसे देखा। मैंने क्या किया है? वो उसकी तरफ पलटते हुए कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह बोली तो वो मुस्कुराने लगा। अब इस तरह मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। वो मसनूई अदाकारी करते हुए बोला तो उसने उससे दूर जा खड़ी हुई। मेरे पास आकर बैठो। उसे दूर जाते देख वो शदीद गुस्से में आया था। 2 महीने नाराजगी में गुजारने के बाद अब वो वापस आई थी तो उससे दूर जाने की बात कर रही थी। वो एकदम गुस्सा हो गया। आपने मुझे पेपर नहीं बताया तो फिर मैं आपको क्यों मानूं? वो हठ धर्मी से कहते हुए वहां से जाने ही लगी थी। जावियार उसकी तरफ बढ़ा।
उसे जबरदस्ती न करने के बावजूद बाहों में उठाया और नरमी से बेड पर लिटा दिया। वो गुस्सा थी, मगर फिर भी मज़ाहमत नहीं कर पाई। मैं आपसे नाराज हूं, दूर रहा मुझसे, वो खफगी से धिका देते हुए बोली तो वो हंसते हुए बेड पर सीधा उसके पहलू में लेट गया। क्यों भाई, किस खुशी में नाराज हो? वो उसे गौर से देखते हुए बोला तो वो शर्मा गई। गालों पर लाली बखर चुकी थी। जावियार उसकी कमर दबाने लगा। आपने एक बार भी पलटकर मेरे मुताल्लिक नहीं पूछा, वो नाराज होते हुए बोली तो जावियार मुस्कुराकर रह गया। यूं बोलो कि तुमने मुझे याद किया, शायद मेरे प्यार को भी, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो शर्म के मारे वो रख फेर गई, जबकि वो जोर जोर से हंसने लगा। ऐसी बात नहीं है, मैंने सारी जिंदगी महरूमियां देखी हैं। अगर आप भी मुझे फरामोश कर देते तो मैं कहाँ जाती? वो अपने अंदर का खौफ बताते हुए बोली। तो जावियार हैरान हुआ। इसका हाथ धीरे धीरे हरकत करता हुआ जनीरा की कमर के गर्द मजबूत दायरा बना गया था। जनीरा उसकी उस हरकत पर उसके सीने में अपना मन्हा छिपाकर रह गई, क्योंकि सबको मैं मनहूस लगती थी। उन्हें लगता था कि मेरी वजह से उम्मी की जान गई है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। जनीरा रोते हुए बोली तो जावियार को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल मसल कर रख दिया हो। बुरी बात इस तरह नहीं कहते, तुम मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा कारोबार दिन दगनी रात चगनी तरक्की कर रहा है। वो उसे अपने कारोबार के बारे में बताने लगा, जबकि वो हैरान रह गई थी। वो शख्स एक साथ कितने काम करता था, मगर फिर भी थकावट उस पर हावी नहीं होती थी। मगर मैंने अपनी जिंदगी के 21 बरस लोगों की तलख बातों और उनकी तिरछी निगाहों का सामना किया है। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आए। वो बेबसी से कहते हुए रोने लगी तो जावियार उसे अपने सीने में भींच कर रह गया और उसके माथे पर बोसा दिया। वो परस्कौन हो गई थी। काफी देर वो दोनों बातें करते रहे, यहां तक कि सुबह के 4 बज गए। हटो, मुझे सोना है, वो उसे अपने ऊपर से हटाते हुए बोली। जावियार ने उसे घोर कर देखा। मेरी नींद खराब करके अब तुम सोना है, वो सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए बोला तो वो मुस्कुराने लगी। कसम से बहुत थकावट हो रही है और नींद भी आ रही है, वो सफाई देते हुए बोली तो जावियार और उसके करीब होते हुए उस पर झुका। मैं तुम्हारी सारी थकावट निकाल देता हूं। उसकी जुमलाबाजी अंदाज महसूस करते हुए वो काम कर रह गई। मैं नहीं ना, वो लिजाट करते हुए बोली तो जावियार भी हंसने लगा। वो उससे पहले कि वो कुछ बोलती उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। वो तड़प कर रह गई, उसे सानस नहीं आ रही थी, मगर वह खामोश रही। वो इस शख्स से मोहब्बत करने लगी थी। 1 साल पहले जब जावियार बतौर स्टूडेंट किम्स में पढ़ रहा था, तब अक्सर इसके अर्द गिर्द पाया जाता था। जत था। नायला हर बार उसे कहा करती थी कि वो खास तौर पर उसे देखने आता है, मगर जनीरा सिर झटक कर रह जाती थी। तब से ही उसे पसंद करने लगी थी, मगर नहीं जानती थी कि किस्मत ने उन्हें आपस में मिलवाने का क्या जरिया तलाश किया है। थोड़ी देर तो उसने मज़ाहमत की, फिर अपना आप अपने महबूब शोहर के हवाले कर दिया। वो खुशी और शक्र के मिले जले तासरात से उसे अपने सीने में भींच कर रह गया। वो लड़की सिर्फ लड़की नहीं, इसकी जिंदगी बन चुकी थी। उसे दूर रहने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर इस रात रश्मिला की बातों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। एक लड़की उसकी वजह से मरते मरते बची थी। वो शर्मंदा होकर चौहद्री इकराम का डेरा छोड़ आया और फिर कभी वापस न गया। वो जनीरा की कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था। उसने खुद रश्मिला से दरख्वास्त की थी कि वो उसे यहां भेज दें। सुबह वो उठी तो जावियार तैयार हो चुका था। वो बेध्यानी में बालों का जोड़ा बनाते हुए उठ बैठी, मगर जैसे ही जावियार को शोख निगाहों से खुद को घूरते हुए पाया तो वो अपनी तरफ मतोजा हुई। उसके मना से हल्की सी चीख बरामद हुई। वो अपने आप को चादर में छिपा गई थी। इसकी दूधिया रंगत नीली चादर में दमक रही थी।
जावियर उसकी उस हरकत पर मुस्करा कर रह गया। आप बहुत बड़े हैं। वो नाराज होते हुए चादर लपेटकर गसल खाने की तरफ भागी, जबकि जावियर काफी देर हंसता रहा। बहुत प्यारी लग रही हो। वो जैसे ही नहा कर आई, जावियर ने उसके कान में सरगोशी की तो वो मुस्कुरा कर रह गई। लेकिन आप बहुत बड़े हैं। उसने दोबारा वही जुमला दोहराया तो जावियर उसे घूर कर रह गया। कैम्प्स की लड़कियां मुरती हैं मुझ पर, वो जताते हुए बोला तो ज़नीरा ने गुस्से से उसे देखा। अपनी हरकतें दरस्त कर लें वरना बहुत बुरा होगा, वो नाराज होते हुए बोली तो जावियर घबरा गया। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम उसी तरह सीरियस हो गई। वो उसे बाजों में थामते हुए बोला तो ज़नीरा मुस्कुरा कर रह गई। जो चीज मेरी है मैं उस पर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं करती, वो जताते हुए बोल रही थी। जावियर मुस्कुराकर उसकी कमर के गर्द अपने बाजों हमायल करके रह गया। उसके कंधे पर सिर टिकाए आईने में दोनों का अक्स देख रहा था। जब उसका मोबाइल बज उठा, वो काल उठा सुनने के लिए दूर जा खड़ा हुआ, फिर खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ? किसकी काल थी? वो दोपटा सेट करते हुए बोली तो जावियर मुस्कुरा कर रह गया। खाला जी की काल थी। कह रही थी कि शहराम इनक्कल से बात हो गई है, नाराजगी खत्म करके 2 महीने बाद हमारी शादी के फंक्शन होंगे। अब उनका इकलौता भांजा है, उन्होंने अरमान तो निकालने ही हैं। जावियर मुस्कराया तो ज़नीरा शर्मा कर रह गई। मैं जानता हूं तुम अपने बाबा को बहुत मिस करती हो। मेरा सारा खानदान मेरे खिलाफ खड़ा है क्योंकि वो ये सुलह नहीं चाहते थे, मगर मुझे तुमसे ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं, वो बोला तो ज़नीरा ने रग भरी निगाहों से जावियर की तरफ देखा। वो उसके सब्र का फल था। जो रात उसने शाह डेरे में रोते हुए गुजारी थी, आज वो उस सब का अजाला कर रहा था। एक बात याद रखना, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो तुम अपने साथ मुझे पाओगी, बस कभी मुझे छोड़कर मत जाना। वो नम आंखों से बोला तो ज़नीरा उसके गले लग कर रह गई। वो जिसे चाहती थी उसे हासिल कर चुकी थी, चाहे जिन हालात में भी उनका निकाह हुआ था, मगर वो शख्स उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब था। अगर किसी मर्द को उसने अपने दिल में बाप के बाद जगह दी थी तो वो चौहद्री जावियर था, जो पहले दिन से ही उसके दिल की मुसनद पर आरज़ोमंद था।